मेरा दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कॉलेज की सारी लड़कियां अपने घर जा चुकी थी, सिर्फ मैं ही अकेली रह गई थी जो कॉलेज के बाहर बड़ी खामोशी से खड़ी हुई थी। जब से माँ बाप मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे, मेरी जिंदगी बहुत ही बदतर हो गई थी। भाइयों के सहारे रहते हुए मैं खुद को बेहद लाचार महसूस करने लगी थी। जब मेरे पापा जिंदा थे, मैं कॉलेज से बाहर निकलती थी तो वो मुझे सामने ही नजर आ जाते थे। लेकिन अब मुझे कॉलेज के बाहर खड़े आधा घंटा हो चुका था, फिर भी घर से मुझे कोई लेने नहीं आया था। और जब मैं घर जाकर वजह पूछती थी तो सब यही कहते थे, संजना अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अकेले घर आना सीखो। लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। अकेले आने में घबराहट होती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है और किसी भी वक्त मुझे अगवा कर लेगा। और जब से एक कनिष्ठ नायरा के साथ हादसा हुआ था, तब से तो मेरी जिंदगी में ये डर बैठ गया था कि लड़कियां बाहर भी सुरक्षित नहीं हैं। एक बार मेरी कनिष्ठ कॉलेज से अकेले ही घर लौट रही थी कि कुछ लड़कों ने उसे छेड़ दिया था, यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती छू भी लिया था। और उसके बाद वो इतनी डर गई थी कि उसने दोबारा कॉलेज का रुख ही नहीं किया। मेरे दिमाग में वही बातें चल रही थी। काफी देर हो चुकी थी, अब तो पौना घंटा भी हो चुका था। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे लोग अजीब नजरों से देखते हुए निकल रहे थे। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि किसी भी तरह मेरे भाई मुझे लेने आ जाएं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी आपकी दुआ भी कबूल नहीं होती, बल्कि आपके लिए भगवान ने कुछ और ही सोच रखा होता है। मैंने अपने बैग में पैसे चेक किए थे तो उसमें इतने रुपये थे कि मैं आसानी से घर जा सकती थी। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को हिम्मत देकर कदम आगे बढ़ा दिए थे। मैं कॉलेज से थोड़ी दूर आ चुकी थी। अब मुझे आराम से किसी भी रिक्शे में बैठकर घर जा सकती थी। और मैं अभी एक रिक्शे की तरफ बढ़ ही रही थी कि उससे पहले ही मेरे सामने दो ब्लैक BMW आकर रुक गई थी। मैं डर के मारे कांप कर दो कदम पीछे हो गई थी। मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। मैंने फौरन ही खुद को संभाला और दूसरी तरफ से निकलने लगी थी कि तभी उन दोनों गाड़ियों में चार चार गार्ड निकल आए थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। उनमें से एक हट्टा खट्टा आदमी मेरे करीब आया और मेरे बाजू को अपनी मजबूत पकड़ में लेकर मुझे घसीटने लगा, जबकि डर के मारे मेरी चीख गले में ही दब कर रह गई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मेरा ख्याल और गुमान में भी नहीं था कि जिंदगी में मुझे ऐसा कुछ झेलना पड़ेगा। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मेरी किताबें भी वहीं गिर चुकी थी। मैं उस आदमी से रहम की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। उन लोगों के हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं, इसलिए कोई भी मेरी मदद के लिए भी आगे नहीं बढ़ रहा था। वो गार्ड मुझे गाड़ी के पास घसीट कर लाया और धक्का देकर गाड़ी में डाल दिया। मैं तुरंत ही सीधी हुई और शीशा पीटने लगी। लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है, अगर किसी के सामने किसी को मार भी दिया जाए तो भी कोई आगे नहीं बढ़ता। कोई ये नहीं कहता कि इसे मत मारो। लोग सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं कि किसी तरह बस हम बच जाएं। यही इस दुनिया का उसूल है और यही समाज में होता आया है। मैं तुरंत सीधी हुई और ड्राइविंग सीट पर बैठे उस शख्स के आगे हाथ जोड़कर बोली थी, भगवान के लिए भाई मुझे छोड़ दो। क्यों मेरे साथ ऐसा जुल्म कर रहे हो? मेरे भाई बहुत गुस्से वाले हैं। अगर मैं घर नहीं पहुंची तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। जबकि गाड़ी में मौजूद उन चारों गार्डों ने अपने कान बंद कर लिए थे। मैं डर के मारे दरवाजे से चिपक गई थी। न जाने मेरे दिल में क्या सूझा था कि मैंने दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन वो ऑटोमेटिक गाड़ी थी। पहले ही उन दरवाजों को लॉक कर दिया गया था। मैं तेज तेज दरवाजा पीटने लगी थी और मदद मदद करके पुकारने लगी थी कि अचानक ही एक गार्ड ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसकी ताकत सहन न कर पाने की वजह से मैं उसी पल बेहोश हो गई थी। मैं बहुत ही नाजुक और डरी सहमी सी लड़की थी, हमेशा माँ बाप के साए में पली बड़ी थी। इसलिए उस आदमी का जरा सा थप्पड़ भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरी आंख काफी देर बाद खुली थी और मैं तुरंत डर कर उठ बैठी थी। मैं जिस जगह पर मौजूद थी वहाँ बहुत अंधेरा था। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी, क्योंकि मुझे अंधेरे से हमेशा डर लगता था। मैं तेज तेज पुकारने लगी, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो।
मुझे सांस नहीं आ रही, लेकिन वहाँ कोई होता तो मुझे निकालता। मैं रास्ता तलाश करते करते दरवाजे तक पहुंची थी और उसे पीटने लगी थी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मैं वहीं सिर घुटनों में देकर बैठ गई और चारों कतार रोने लगी थी। क्या औरत की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है? क्या वो आसानी से बाहर नहीं जा सकती? मेरी आंखों के सामने नायरा का वो हाल आने लगा था जब वो अपने घर आकर विलक विलक कर अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोई थी। मेरे पास तो अम्मा भी नहीं थी। भला मेरी कद्र कौन करता? भाभियां तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, उन्हें तो बस मौका चाहिए होता है और फिर वो अपनी नंदों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह घूमने लगी थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक बाबा ने मुझे किसी गुड़िया की तरह पाला था। मेरे दो बड़े भाई थे, लेकिन कभी मेरी उनसे बनी ही नहीं थी। शादी से पहले तक तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, हर वक्त अंजना अंजना कहकर पुकारते रहते थे। लेकिन जब उनकी शादी हुई तो उनका रवैया बदलने लगा था। सबसे पहले बड़े भाई ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। माँ बाप का सहारा था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने दिल की हर बात अपने पापा से कहती थी और फिर अपनी माँ से हर जाती बात कह लेती थी। लेकिन जब छोटे भाई की शादी हुई और उसका रवैया भी बदला तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। अम्मा ने मुझे बहुत प्यार से संभाला था। बाबा मेरी हर ख्वाहिश को पहले रखते थे, मेरा फिर किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा था। मैं अपने माँ-बाप के ही इर्द-गिर्द घूमने लगी थी, लेकिन एक रोज़ मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। माँ-बाप मुझे भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए थे। उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और वहीं उनकी मौत हो गई थी। मैं बहुत रोई थी। पापा की लाश पकड़कर मैं इतना रोई कि हमारा पूरा घर दहल उठा था। सब मुझे तरस भरी निगाहों से देख रहे थे। दुनिया के दिखावे के लिए मेरे भाइयों ने मुझे संभाल लिया था, लेकिन मुझे मालूम था ये सब सिर्फ फरेब है। माँ बाप का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं अम्मा बाबा के कमरे में सारा दिन उदास बैठी रहती थी। किसी भाभी को तरस आ जाता तो खाना दे देती, वरना सारा दिन भूखी ही गुजार देती थी। कुछ रोज मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने कॉलेज जाने की बात अपने दोनों भाइयों से कही थी और दोनों ने ही सख्ती से मना कर दिया था। मेरा दिल फिर उदास हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। थक हार कर मैंने अपने चाचा को फोन किया था। वही एक सहारा थे। पापा के देहांत के बाद घर का सारा माहौल बोझिल और भारी हो गया था। उस वक्त उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था, गुड़िया कोई परेशानी हो, जरा सा भी डर या डरावना हालात हो, बस मुझे एक फ़ोन कर देना। तुम्हारा चाचा कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। पहले फ़ोन पर और फिर सामने खड़ा होगा। उस वक्त तो मुझे उनके शब्द सिर्फ दिलासा लगे थे, लेकिन जब हालात बिगड़े तो मैंने कांपते हाथों से उनका नंबर मिलाया था। फ़ोन लगते ही मैं जारो कतार रो पड़ी थी और अपनी पूरी परेशानी बताई थी। उन्होंने बड़े सुकून से कहा था, तू रो मत, सब संभाल लूंगा, बस मुझ पर भरोसा रख। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मुझे लगा जैसे उन्होंने भी बस दिलासा दिया है। लेकिन अगली ही सुबह जब मैंने उन्हें सामने हमारे घर में खड़ा देखा तो मेरी आंखें हैरानी से और खुशी से भर आई थीं। मैंने तो फ़ोन सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने के लिए किया था, ये सोचकर कि शायद कोई मदद हो जाए, मगर उनका यूं अचानक आ जाना मेरे लिए पिता जैसे साय की वापसी जैसा था। उन्होंने आते ही पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। भाइयों को तड़ाक से डांटते हुए कहा था, शर्म नहीं आती? बहन है तुम्हारी, उस पर जुल्म ढाते हो। अगर फिर कभी आवाज उठाई ना तो समझ लेना तुम्हारे चाचा का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है। उनकी गरजती आवाज से घर का कोना कोना गूंज उठा था। भाई चुप होकर सिर झुकाए खड़े हो गए थे। उन्होंने वहीं बैठकर मेरा कॉलेज का सारा मसला सुलझाया और दोबारा एडमिशन करवा दिया था। जब मैंने आंखों में आंसू भरकर उनका शुक्रिया किया था तो उन्होंने मेरे हाथ पर चंद हजार रुपये रख दिए थे और कहा था, ये पैसे रख और हर महीने तेरे पास भेजता रहूंगा। तो बस पढ़ाई कर, बाकी सबकी चिंता तेरे चाचा पर छोड़ दे। उनके जाते ही भाभीियों के ताने शुरू हो गए थे। एक ने व्यंग कसते हुए कहा था, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुझे,
जब तेरे भाइयों को तेरे चाचा डांट रहे थे, खूब मजा आ रहा होगा ना। तो दूसरी भाभी ने कहा, अब तो तू और भी सिर चढ़ जाएगी जब चाचा हर महीने पैसे भेजेंगे। मैं खामोशी से सिर झुकाए उनकी बातें सुनती रही। दिल तो मेरा भर आता था, लेकिन मुंह खोलने की हिम्मत ना थी। मैं जानती थी कि इन हालातों में मेरा हर जवाब मेरे लिए नई मुश्किल खड़ी कर देगा। वक्त गुजरता गया, जले कटे तानों के बीच मैंने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। मगर मेरे दिल में एक गहरी तसल्ली थी कि पापा के जाने के बाद भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके साथ आखिरी सांस तक खड़े रहते हैं, और मेरे लिए वो रिश्ता मेरे चाचा का था। दिन थोड़े संभल ही रहे थे कि अचानक अजनबी गार्डों का आकर मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाना मेरी रगों में खून जमा देने जैसा था। उनका खुरदरा हाथ मेरे मुंह पर दबा और जिस बेरहमी से उन्होंने मुझे घसीटा, उससे मेरा पूरा वजूद कांप उठा था। मैं चीख भी ना सकी थी। पता ही नहीं चला कब मैं उस अंधेरे कमरे में बंद कर दी गई थी। कई घंटे गुजर गए थे, मुझे तो ये भी याद नहीं रहा था कि मैंने सुबह का नाश्ता तक नहीं किया था। भूख और प्यास से मेरा गला सूख रहा था, मगर उससे भी ज्यादा मुझे बेचैनी ये खा रही थी कि घर पर मेरे भाई किस हालात में होंगे। वो लोग तो पहले ही मेरे कॉलेज के दाखिले के खिलाफ थे। अब जब उन्हें ये खबर मिलेगी कि घर में नहीं लौटी, उन्होंने मुझे ही इल्ज़ामों के तीर से छलनी कर दिया होगा। और भाभियां, वो तो पहले ही मौके की तलाश में बैठी रहती थीं, अब तो और भी आग भड़का रही होंगी। मैं सोच सोच कर टूट रही थी। कई बार दरवाज़ा पीटा, मदद की आवाज़ें दी, लेकिन कोई ना आया। आखिर थक हार कर ज़मीन पर लेट गई थी। ठंडी और सख्त ज़मीन ने मेरी कमर तोड़ दी थी। मैं अंधेरे में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे किसी तरह इस कैद से छुटकारा दिला दे, मुझे बचा ले। लेकिन फिर एक ख्याल ने मेरी उम्मीद की गर्दन दबा दी थी। भला कोई कैदी अपने जुर्म की सज़ा काटे बिना छूटता है क्या? शायद मेरी जिंदगी भी उसी लकीर पर चल रही थी। कब आंख लगी मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन सुबह जब नींद टूटी तो मेरे लिए कोई रोशनी नहीं थी। बस उस तंग कमरे की एक दीवार पर बने छोटे से रोशनदान से हल्की हल्की धूप झांक रही थी। उसी रोशनी से अंदाजा हुआ था कि नया दिन शुरू हो चुका है। मैं घबराई हुई दरवाजे के पास गई और पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर दिया था। इस बार अचानक ताला खुला और दरवाज़ा चरमराता हुआ खुल गया था। सामने दो औरतें खड़ी थीं। उन्हें देखते ही दिल को हल्की सी राहत मिली थी कि इस घर में औरतें भी रहती हैं, वरना अब तक यही समझ रही थी कि यहाँ सिर्फ मर्द ही रहते होंगे। लेकिन राहत का ये एहसास उसके लहजे की तल्खी से चकनाचूर हो गया था। उनमें से एक ने आंखें तड़ेड़ते हुए चीख कर कहा था, क्या कीड़े काट रहे थे तुझे रात भर, जो चीख चीख कर हमारी नींद हराम कर दी तूने? दूसरी औरत ने और जहरीला ताना मारा था, अरे तू कोई हूर परी की रानी नहीं है जो तेरी चीखें सुनकर सब तेरे गुलाम बन जाएंगे। यहाँ जैसी बाकी औरतें जी रही हैं, वैसे ही तू भी चुपचाप रहना सीख ले, समझी? उनके हर लफ्ज में जहर था। मैं चुपचाप उन्हें देखती रह गई थी। गले में शब्द अटक गए थे, दिल में डर और आंसू दोनों ही उमड़ रहे थे। उस वक्त पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि शायद मेरी कैद किसी जेल से भी ज्यादा सख्त और दर्दनाक होने वाली थी। चल बाहर आ, साहब आ गए हैं, अब तुझे बुला रहे हैं। उनके शब्द सुनकर मेरी रगों में खून जम सा गया था। मैंने अपने गालों पर लुढ़कते आंसू पोंछे और कांपती आवाज में उन औरतों की ओर देखने लगी थी। धीमी और नम आवाज में कहा था, अगर आपकी बेटी इस हाल में फंसी होती तो क्या आप उसे भी ऐसे ही पत्थर दिल बातें करती? जरा सोचिए, एक बेटी का दर्द क्या माँ को नहीं चुभता? मुझे किसी साहब के पास नहीं जाना, मैं तो बस अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरी बात जैसे उनके कानों को चुभ गई थी। तभी एक औरत आगे बढ़ी और अचानक से मेरे चेहरे को घुमाकर ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा था कि मैं चीख भी न पाई थी और धड़ाम से जमीन पर गिर गई थी। कानों में भनभनाहट गूंज उठी थी, गाल जलने लगा था और मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। मैं अब तक बस मार ही सह रही थी। दूसरी औरत छटपटाकर मेरे बाल पकड़ते हुए गर्जी थी, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। तेरी जैसी बदचलन लड़की मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। देवी देवताओं का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटियां इज्जतदार हैं और घर की लाज बचा कर चलती हैं।
अब और ज्यादा बकवास मत कर, उठ और चल, साहब बुला रहे हैं। उनको इंतजार कराना मौत को दावत देने जैसा है। उनके हर शब्द में मेरी आत्मा को चीर दिया था, भीतर कहीं कुछ टूट सा गया था। मैं चाहकर भी कुछ न कह पाई थी। उनकी आखिरी बात ने मेरे शरीर में कपकपी दौड़ा दी थी। ये साहब कौन है जो मेरी किस्मत पर ऐसे हुक्म चला रहा है? जब गार्ड ने मुझे अगवा किया था, तब भी वो बार बार कहते थे, ज्यादा मुंह खोला तो साहब तेरी बोटी बोटी कर देंगे। अब ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन और खिसक गई थी। मैं डरी सहमी कांपते हुए उनके पीछे चल दी थी। उस औरत के थप्पड़ ने मेरे होठ सिल दिए थे। अब हिम्मत नहीं बची थी कि और कुछ कह सकूं। मेरा शरीर भूख और कमजोरी से पहले ही जवाब दे चुका था। कल से ना तो कुछ खाया था, ना ही आंख बंद कर सुकून से सो पाई थी। हर कदम पर मुझे लग रहा था जैसे मैं गिर जाऊंगी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे जिस जगह पर उतारा था, उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक आलीशान महल जैसा दिखता था। बड़ी बड़ी दीवारें, ऊंचे ऊंचे दरवाजे और सजावट ऐसी जैसे किसी राजा का महल हो। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी। जहाँ मुझे ठहराया गया था वो महल का बेसमेंट जैसा तंग और दम घोट देने वाला कमरा था, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। सीढ़ियों से धकेलते हुए मुझे एक दरवाजे के सामने लाया गया था। उनमें से एक औरत ने भारी आवाज में कहा था, जा अंदर, साहब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी मानो सीने से बाहर छलांग लगा देंगी। मैं अंदर जाने से डर रही थी, मगर उनके क्रूर चेहरे और आंखों में झलकते जहर ने साफ बता दिया था कि अगर मैंने इनकार किया तो अगली सजा मौत से बदतर होगी। डर से कांपते हाथों से मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, गहरी सांस ली और कांपते कदमों से उस अंधेरे कमरे में दाखिल हो गई थी। अंदर का माहौल असामान्य रूप से ठंडा था, जैसे कमरे की हवा भी मेरी हड्डियों में उतरकर उन्हें जमा देना चाहती हो। वो स्टैंडी रूम में बेहद खूबसूरत और शान शौकत से भरा हुआ था। दीवारों पर काले और ग्रे रंग का कॉम्बिनेशन, महंगे झूमरों की मंद रोशनी और सजावट का हर सामान ये बयां कर रहा था कि यहाँ कोई बेहद ताकतवर और रौबदार इंसान रहता है। कमरे के बीचों बीच रखी एक बड़ी सी स्टैंडी टेबल थी, जिसके पास एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी की पीठ मेरी तरफ थी और उस पर ही एक शख्स बैठा था। मैं चाहकर भी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही मेरे वजूद से हिम्मत खींच रही थी। मेरी हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी, घुटनों में अजीब सी कमजोरी भर गई थी। दिल चाहता था कि बस दरवाजा खोलूं और वहां से भाग जाऊं, लेकिन पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली थी। मैं खामोशी से खड़ी रही। उस अजनबी शख्स के हाथ में एक काला डंडा था, जिसे वो लगातार अपनी उंगलियों के बीच घुमा रहा था। उस डंडे की खटखटाहट की आवाज कमरे में गूंज रही थी और हर आहट मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक उसकी भारी और गंभीर आवाज कमरे में गूंजी थी, संजरा मेरे सामने आकर खड़ी हो। मैं जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। ये सुनकर मेरी सांसें रुक सी गई थीं। मेरे दिल में सवाल उठने लगे थे, इस अजनबी को मेरा नाम कैसे पता? मैं तो उसे जानती तक भी नहीं। लेकिन अगले ही पल दिमाग ने झटका दिया। जो शख्स मुझे कॉलेज के पास से अगवा करवा सकता है, भला उसके लिए मेरा नाम जानना कौन सा मुश्किल था। मैं वहीं खड़ी रही, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया तो कुर्सी पर बैठे उस शख्स की झुंझलाहट भरी आवाज फिर से सुनाई दी थी। और इस बार उसमें डराने वाला जहर मिला हुआ था। सुनाई नहीं देता तुम्हें? या तो तुम खुद आओगी या मैं उठ कर आऊं। और अगर मुझे उठना पड़ा तो समझ लेना, तुम्हारी हालत बहुत ही बुरी होगी। उसकी आवाज में मेरे पूरे वजूद में बिजली सी दौड़ गई थी। मैं घबरा कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी और कांपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। हर कदम मेरे लिए मौत के करीब जाने जैसा लग रहा था। आखिरकार मैं उस कुर्सी के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। उसने धीरे धीरे कुर्सी घुमाई और जैसे ही उसका चेहरा मेरे सामने आया, मैं पल भर को हैरान रह गई थी। उसकी शख्सियत दिल दहला देने वाली थी। लंबा कद, चौड़ी कदकाठी, गोरी रंगत पर काले घने बाल जो जेल से सलीके से सेट किए हुए लग रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जिसमें ताकत भी थी और खौफ भी था। मैं एक पल के लिए उसकी खूबसूरती और रौब में खो सी गई थी,
लेकिन उसी पल उसकी नज़रों की सख्ती ने मुझे होश में ला दिया था। डंडा हाथ में घुमाते हुए धीमे लेकिन तीखे लहजे में बोला था, तो तू ही है वो लड़की जिसके लिए पूरा शहर सिर पर उठा हुआ है। लोग तुझे बचाने की बातें कर रहे हैं और तू मेरे सामने खड़ी है जैसे कोई मासूम सी परी हो। याद रख, मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तेरा खेल अब मेरे हाथ में है। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह उतर रहे थे। मेरी आंखें भर आई थीं लेकिन आवाज़ गले में फंस गई थी। मैं चाहकर भी कुछ कह ना सकी थी, बस डर और बेबसी के साए में उसे ताकती रह गई थी। वो सफ़ेद सलवार कुर्ता पहने हुए था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई रियासत का राजकुमार सामने बैठा हो, चेहरे पर घमंड और आंखों में अजीब सी चमक। अचानक उसने उंगलियां बजाकर कहा, अगर मुझे देखकर पूरा निहाल लिया हो तो अब होश की दुनिया में आ जाओ। उसकी तीखी आवाज़ ने मेरे दिल को झकझोर दिया था। मैं हड़बड़ा गई थी, वाल कान के पीछे संभालने, और फिर सिर झुकाकर बोली थी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने बेरहमी से मेरे गाल पर नज़र डालकर बेझिझक कहा था, क्या किसी ने तुम पर हाथ उठाया है? ये निशान जैसे थप्पड़ का लग रहा है। उस सवाल ने किसी अपने की तरह छू लिया था। मेरी आंखों में अचानक नमी उतर आई थी। मैं सिर हिलाकर रोने लगी। उसने ताड़ कर कहा था, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कोई सहानुभूति नहीं रखता। बस पूछा इसलिए क्योंकि शायद वही थप्पड़ का असर मुझे तुम्हारे दूसरे गाल पर भी चाहिए था। और फिर मैं तेरी तस्वीर खींचकर तेरे भाइयों को भेजूंगा, देखना उनकी हालत कैसी होगी। मेरा सिर उठ गया था। उसके अंदाज ने साफ बता दिया था कि वो नर्म नहीं बल्कि सख्त किस्म का इंसान था। कांपती आवाज़ में मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे माँ बाप नहीं हैं, घर पर सिर्फ भाई हैं। वो पहले ही मेरे कॉलेज में दाखिले के खिलाफ थे। उन्हें पता चला तो वो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे। आप प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। उसने ज़ोर से हंसकर कहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ? ये कोई फिल्म नहीं है। तुम्हारे भाइयों ने मुझसे लाखों का कर्ज लिया था और अभी तक नहीं लौटाया। मैंने बार बार कहा पर वे नहीं माने। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहन मेरे कब्जे में है, मेरे महल में है, तो वो खुद मेरे पास आकर मेरे पैसे दे देंगे। तुम मेरे लिए बस एक जमानत हो। तेरी कोई औकात नहीं है। मुझे बस एक काम के लिए रखा गया है। उनकी इन बातों ने मेरी सांसें रोक दी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और मैं बस सोच रही थी कि क्या मेरी जिंदगी वाकई किसी सौदे की वस्तु बनकर रह गई है। मैं रोते हुए बोली थी, आप तो बहुत अमीर है ना, तो फिर चंद पैसों के बदले मुझे क्यों अगवा कर लिया गया? अगर इतनी ही दौलत है तो माफ़ कर दीजिए। मेरी ये बात सुनकर उसने ऊंची हंसी हंसी और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला था, तुम छोटे घर की लड़कियां बस यही सोच सकती हो। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से और दोबारा मेरी निगाहों के सामने मत आना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। इजाज़त मिलते ही मैंने उल्टे कदमों वहाँ से बाहर निकल आई थी। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं। बाहर ही वे दोनों नौकरानियां खड़ी थीं, शायद मेरे बाहर आने का ही इंतजार कर रही थीं। मैं एक नौकरानी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली थी, भगवान के लिए मेरे हाल पर रहम खाओ। मैं इस बेसमेंट में नहीं रह सकती, मुझे अंधेरे में सांस नहीं आती। तुम्हारी भी बेटी है, मुझे भी अपनी बेटी जैसी समझ लो। चाहे मैं किचन में सो जाऊंगी या फिर बाहर बरामदे में लेट जाऊंगी, लेकिन मुझे बेसमेंट में बंद मत करो। वो नौकरानियां कुछ कहती उससे पहले ही वो आदमी बाहर आया था और मेरी तरफ देखते हुए हुक्मिया लहजे में बोला था, इस लड़की को किचन में सुला दो। अब ये मुझे बासमेट में नहीं चाहिए। ये बोलकर वो रुका नहीं और लंबे लंबे कदम भरता हुआ उस महलनुमा घर से निकल गया था। मैंने नफरत से उसकी पीठ को देखा था। न जाने ये शख्स कौन था जो मेरी जिंदगी में मुसीबत बनकर आया था। मुझे अचानक ही अपने भाइयों पर भी गुस्सा आया था। अगर किसी से कर्जा लिया ही था तो उसे चुकाना उनका फर्ज था, लेकिन हमेशा की तरह एक बेटी को ही कुर्बानी देनी पड़ रही थी। वो दोनों औरतें मुझे किचन में छोड़कर जा चुकी थीं। मैं किचन में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी भी तरह मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। अचानक ही भूख ने मुझे सताया और मैं फौरन ही किचन में खाना ढूंढने लगी थी। शायद नौकरानियां अभी अभी खाना बना कर गई थीं, इसलिए सालन चावल वगैरह सेल्फ पर ही रखे हुए थे। उनकी खुशबू से मेरी भूख और बढ़ गई थी। मैंने फौरन ही अपने लिए प्लेट बनाई और वहीं टेबल पर बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी थी।
मुझे डर था कि कहीं वो इंसान वापस ना आ जाए और मुझसे खाने की प्लेट ना छीन ले। मैंने पेट भर कर खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा सुकून मिला। मेरा दिमाग अब थोड़ा-थोड़ा काम करने लगा था। मैं किचन से बाहर आकर उस घर को देखने लगी थी। घर के दरवाजे पर 2 वर्दी पहने गार्ड खड़े हुए थे, जिनके हाथों में बड़ी बंदूकें भी मौजूद थीं। किचन में सोना मेरे बस से बाहर था। वहाँ जगह बहुत कम थी और गर्मी हद से ज़्यादा थी। मैंने सोफे के पीछे ही सोने का ठान लिया था कि मैं यहीं सो जाऊंगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लॉन्ज में एसी चल रही थी, इसलिए वहाँ कुछ सुकून था, जबकि किचन में तो आग के अलाव जल रहे थे। मैंने सोफे के पीछे आकर चुपचाप बैठ गई थी और अपने भगवान से शिकायत करने लगी थी कि मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है। पहले माँ बाप और फिर भाइयों को दूर होना था और अब ऐसी बुरी सुलूक। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोते रोते मैं वहीं लेट गई थी और कब नींद की वादियों में खो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात का कौन सा पहर था जब मुझे अपने बगल में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, सबसे पहले मेरी नज़र एक काले बूट पर पड़ी थी और जैसे ही मेरा सिर उठा, सोफे की पीठ पर वही शख्स बैठा मुझे बेधड़क देख रहा था। मैं तुरंत उठ बैठी और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी थी, जबकि उसने मुझे देखते हुए तुरंत कहा था, बहुत बदनामी करने वाली लड़की हो। बोल रही थी कि मैं किचन में सो जाऊंगी, तो अब किसकी इजाज़त से तुम लॉन्ज में सोने के लिए लेटी हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ बहुत से मर्द नौकर हैं? भगवान न करे अगर किसी की नीयत खराब हो गई तो तुम क्या करोगी? उसी वक्त मेरे पूरे वजूद में ठंडक दौड़ गई थी। उसका लहजा आग उगलता हुआ था। वो फिर गरज उठा था, आगे से अगर तुमने नीचे वाले कमरे के अलावा कहीं भी मुझे दिखाई दी, तो अपने हाथों से तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इस कमरे से निकल जाओ। मैं भागकर उसी कमरे की ओर बढ़ी थी और दरवाजे पर पहुंचकर एक नज़र उसके अस्तित्व पर डाली थी। वो अभी भी गुस्से भरी नज़रों से घूर रहा था। मैं जल्दी से कमरे में गायब हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। दरवाजे पर भी गार्ड मौजूद थे और जब मैं किचन से निकली तो कई नौकर लॉन्ज की सफाई भी कर रहे थे। मैं चुपचाप कमरे में आकर बैठ गई थी। ये एक ठीक-ठाक कमरा था जिसे देखकर मैंने राहत की सांस ली थी और उसी सोफे पर बैठकर अपने भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि बस जल्दी से जल्दी मेरी रिहाई हो जाए। पर उसके तेवर देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जल्दी निकल पाऊंगी। कुछ ही देर बाद अचानक एक औरत मेरे कमरे में आई थी और घबराकर बोली थी, साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं। देखना अगर वो आपको मार दें तो कुछ भी मत बोलना। अगर उन्हें ज़्यादा गुस्सा आया तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एक बार फिर डर ने मुझे घेरे में ले लिया था। मैं उनके कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो औरत ज़बरदस्ती मुझे उनके कमरे में ले आई थी और अंदर धकेल दिया था। वो शख्स उस सोफे पर ही बैठा था, शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। अंदर आते ही वो गुस्से से गरजा था, इतनी देर क्यों लगाई अंदर आने में? मेरा कमरा क्या किसी पहाड़ पर है कि तुम अब आ रही हो? उस समय मेरे शरीर में कपकपाहट थी। वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया और डर के मारे मैं उसी पल बेहोश हो गई थी। मैं ज़मीन पर गिरती इससे पहले ही उसने मुझे अपनी बाहों के घेरे में उठा लिया था। उसके बाद मुझे पता ही नहीं क्या हुआ था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं उसके बिस्तर पर थी, जबकि वो सोफे पर सोया हुआ था। शायद उसने मुझे छुआ भी नहीं था। अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं उसके चेहरे को घूर रही थी। वो बहुत खूबसूरत दिखता था। मैं लगातार उसकी शक्ल ही देख रही थी। उसमें कोई अनजाना खिंचाव था जो मेरी नज़र उससे हटने नहीं दे रहा था। मेरी आंखों की गर्मी से उसकी आंख खुली थी और उसने मुझे देखा तो खुलकर मुस्कुराया था और बैठते हुए तंज किया था, लड़की अगर होश में आ गई हो तो मेरे बिस्तर से उठने की हिम्मत करोगी? मैं तुरंत ही घबराकर उसका बिस्तर छोड़ चुकी थी, जबकि वो मुझे एक नज़र देखकर फिर बिस्तर पर लेट गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डरते हुए मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था, क्या मैं अपने कमरे में चली जाऊं? मैं जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, उसने अचानक मेरा हाथ खींच लिया था और मुझे अपने ऊपर गिरा लिया था। मेरी सांस एकदम से सीने में ही अटक गई थी। मैं बड़ी-बड़ी आंखों से उसके खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। मैं कुछ कहती या समझते उससे पहले ही उसने मेरे माथे को एक मोहब्बत भरा स्पर्श छोड़ दिया था
और पीछे हटकर अजनबी लहजे में बोला था, यहाँ से चली जाओ, जब तक मैं न कहूँ मेरे सामने मत आना। मैं तुरंत ही कमरे से भाग गई थी। ये मेरे साथ क्या हुआ मैं खुद ही नहीं जानती थी। उसके कमरे से आकर मैंने अपने सीने पर हाथ रखा था। सीने में धड़कता हुआ दिल बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। मेरे चेहरे पर एक अनजान सी मुस्कान आ गई थी। मैंने अपने माथे को हाथ लगाया तो अब तक मुझे उसके गर्म होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस हो रहा था। मैं अजीब सी हालत से दो चार हो रही थी। अब मैं भागकर अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई थी। ये शख्स देखने में बहुत खूबसूरत था और मुझे बचपन से ही खूबसूरत चीजें अपनी ओर खींचती रही थी। जब से मैं यहाँ आई थी उसका अंदाज बहुत निराला था। कहने को तो वो मेरी जान का दुश्मन था, लेकिन उसने अब तक मेरी हिफाजत ही की थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खटखटाया कर एक औरत अंदर आई थी। ये वही औरत थी जिसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर गईं तो मैं तुरंत ही खड़ी हो गई थी। उस औरत के सीधे गाल पर थप्पड़ का निशान था। मैंने फौरन पूछा, ये आपके चेहरे पर क्या हुआ है? उसने बस मुझे देखा और ये कहकर कमरे से चली गई थी। साहब की होने वाली मलिका पर हाथ उठा दिया था। ये उसी का तोहफा है। वो औरत कमरे से रुकी नहीं थी और मैं हैरान रह गई थी। ये औरत क्या कह कर गई थी? बहुत सोचने के बाद भी मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी कि उसकी बात का मतलब क्या था। मैंने सिर झटका और बाथरूम जाकर मुंह हाथ धोकर बाहर आ गई थी। नाश्ता देखकर मेरी भूख जाग उठी थी। मैं हमेशा से ही खाने के मामले में कच्ची थी। जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं पूरा घर सिर पर उठा लिया करती थी। लेकिन जब से माँ-बाप का देहांत हुआ था मेरी भूख ही मर गई थी। मैंने चुपचाप खाना खाया और उस औरत की बातें सोचने लगी थी। अचानक ही मेरे दिमाग में अपना थप्पड़ याद आया था। क्या वो शख्स मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है? ये सोचते ही मेरे गाल लाल हो उठे थे। मैं तुरंत ही शर्मा गई थी। अंदर ही अंदर मेरा दिल गुदगुदाने लगा था। क्या ये शख्स मेरा नसीब था? लेकिन मैंने झटके से नफरत के साथ सिर हिलाया था। इस शख्स ने मुझे बीच बाजार से अगवा करवा लिया था। उसके बाद मुझे कितनी देर तक बेसमेंट में बंद रखा और फिर किचन में सुलाया था। मुझे उससे अचानक नफरत सी महसूस हुई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी करके इस घर से निकल जाऊंगी। वक्त गुजरता रहा और ये शख्स न जाने क्यों मुझे हमेशा अपने सामने रखता था। कहने को तो हर बार कहता, यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे सामने मत आना, जितना हो सके मुझसे दूर रहो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर मुझे अपने कमरे में बुला लेता था। सारी सारी रात अपने कदमों में बैठा कर रखता। आज तक उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। अब तो मैं भी उसकी आदत डाल चुकी थी। मुझे भी इंतजार रहता था कि कोई नौकर आए और उसके आने की खबर दे। जब तक मैं उसका चेहरा नहीं देख लेती मुझे सुकून नहीं मिलता था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि भाइयों को जब खबर हो गई थी कि मुझे उसकी वजह से किसी अजनबी इंसान ने अगवा कर लिया है और अपने पास रखा हुआ है, तो उन्होंने पैसों का इंतजाम क्यों नहीं किया। फिर ये सोचकर मैं मायूस हो गई थी, जब भाई माँ बाप की जिंदगी में ही मुझसे नफरत करने लगे थे, मुझे नजरअंदाज करने लगे थे, तो भला उन्हें क्या फर्क पड़ना था कि मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ। वक्त गुजर रहा था और धीरे धीरे मैं उस इंसान से मोहब्बत करने लगी थी। उसके नाम से मेरा दिल धड़कने लगता था। मैं संजीव को अपने दिल में बसा चुकी थी और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं उसकी नौकरानियों के साथ भी जल्दी ही घुल मिल गई थी और उनके साथ ही अपना वक्त गुजार लिया करती थी। उसने आज तक मुझे गार्डन में भी नहीं जाने की इजाज़त दी थी। कई बार मैंने उससे विनती की थी कि मुझे आपके घर की छत पर जाना है। मैं गार्डन में जाना चाहती हूँ, लेकिन वो साफ मना कर देता था। कोई ज़रूरत नहीं है, घर में रहो, जहाँ जाना है घूमो फिरो, जो चाहिए मुझे बता दो। लेकिन बाहर निकलने का सोचना भी मत। और मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह पाती थी। बस चुपचाप सिर झुकाकर रह जाती थी। समय बीत रहा था और उसके साथ रहते हुए 3 महीने गुजर गए थे। आज उसने किसी खुशी मनाने के लिए एक बहुत शानदार पार्टी रखी थी। सब अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में जा रहे थे। मैं अभी तक अपने कमरे में ही थी और अभी तक कमरे से बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं की थी। बस खिड़की से बाहर का नज़ारा देख लेती थी। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी कमरे में आई थी। उसके हाथ में एक बॉक्स था
जिसमें एक सुंदर सा जोड़ा रखा हुआ था। वो मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली थी, इस साहब ने भेजा है, आप इसे पहनकर तैयार हो जाइए, आज आपको भी पार्टी में जाना है। एक पल के लिए मेरा दिल अनजाने ख्याल से धड़क उठा था और मैं तुरंत खुशी खुशी तैयार होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी ने ये पार्टी क्यों रखी है, पर एक ख्याल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। कई दिनों से मुझे लग रहा था कि वो मुझे कुछ कहना चाहता है, पर आज तक कुछ बोल नहीं पाया था। मैं जल्दी जल्दी सज रही थी ताकि जल्द से जल्द पार्टी में पहुंच सकूं। वो कपड़े बहुत ही सुंदर थे, उसे पहनकर मैं किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। बॉक्स में एक ताज भी था जिसे मैंने तुरंत ही सिर पर पहन लिया था। अब मैं वाकई किसी रियासत की राजकुमारी लग रही थी। थोड़ी देर बाद दो नौकरानियां आईं और मुझे अपने साथ लेकर बाहर ले गई थीं। जैसे ही मेरा कदम बाहर रखा, एक स्पॉटलाइट मेरे ऊपर पड़ी और आगे बढ़ी ही थी कि संजीव ने मेरी कमर पर हाथ रखा था। उसे देखकर मैं एक पल के लिए सख्त रह गई थी। वो बेहद खूबसूरत दिख रहा था, आज भी थ्री पीस पहने हुए। उसने मेरे दिल के तार छेड़ दिए थे। वो मुझे मंच पर ले आया था। मैं कुछ समझती या उससे कुछ कहती, उससे पहले ही वो मेरे पैरों के आगे बैठ गया था और हाथ फैलाते हुए बोला था, संजना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता ये एहसास कब आया। शायद पहले ही दिन जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। तुम्हारे गाल पर वो थप्पड़ का निशान मेरी रूह तक को झकझोर गया था। मुझे नहीं मालूम ये मोहब्बत कब पली बढ़ी, पर अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं अब और तुमसे दूरी सहन नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके हाथ को देखकर मेरी आंखों के सामने वही पल घूमने लगे थे जो मैंने उसके साथ बिताए थे। क्या मुझे उसका साथ स्वीकार कर लेना चाहिए था? ये आवाज़ बार बार मेरे अंदर से आ रही थी और इस बार मैंने उसे अनसुना नहीं कर पाई थी। हाँ, यही इंसान मेरे लिए सबसे बेहतर चयन हो सकता था, जिसने मुझे इतना समय अपने पास रखा मगर आज तक मुझे छुआ भी नहीं था। तो भला ये शख्स मेरे लिए बुरा साबित कैसे हो सकता था, जबकि उसके पास बहुत से विकल्प थे। अगर उसने मुझे इस्तेमाल भी किया होता तो किसी को पता भी नहीं चलता। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी पूरी जिंदगी के फैसले उस अजनबी इंसान को सौंप दिए थे। बाद में उसने शादी के बाद मुझे बताया था कि मैंने तुम्हारे भाइयों को ये खबर दी थी कि तुम मेरे पास हो, लेकिन उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम किसी को नहीं जानते, हमारी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। उसी वक्त उसने कहा, मैंने तुम्हें अपने लिए चुन लिया था क्योंकि जिस लड़की के पास अपने भाइयों का प्यार ही नहीं, वो उनके पास वापस जाकर क्या करेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।